हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर अभिषेक दिगोलिया। आज मैं आपको यूआरटीएस नंबर 12 का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल ऑफ Li+2। बताओ भाई, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है कि वो एटम कौन सा है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्बिट में घूम रहा है। तो एम सेल बोला गया है, एम का मतलब एन बराबर 3 का सवाल है, राइट। तो आप बताओ एल एंगुलर मोमेंटम जो कि एम बी आर होता था वो NH/2π होता था, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ जेड एटॉमिक नंबर से इंडिपेंडेंट होता था। तो ये आंसर बच्चों 3H/2π हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। Which of the following series in the spectrum of hydrogen atom lie in the visible region? लो भाई, विजिबल रीजन तो आपने पढ़ रखा है। लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में आता है। तो इसका आंसर हो गया बामर रीजन, बामर सीरीज जो कि हमारा विजिबल रीजन है, राइट। इसके बाद हमारा पासन सीरीज से हमारा इंफ्रारेड, अर्ली इंफ्रारेड स्टार्ट हो जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि H लाइक एटम में, H लाइक एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2.2 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकंड लगभग होता है। तो ये बताओ बेटा, 2.2 इंटू 10⁻6, सवाल में हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 हो गई। एन बताओ, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है तो एन भी 1 हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड हो चुकी है बेटा 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। The radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.53 एंगस्ट्रॉम। बताओ हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, यानी बताओ n बराबर 1 में जो रेडियस है R1 वो है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब हमसे कह रहा है फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस बताओ। n बराबर 4 की रेडियस अपन को बतानी है, तो n बराबर 4 की रेडियस हो गई R4 जो है, बताओ वो हो जाएगा, पढ़ चुके हैं, रेडियस प्रोपोर्शनल टू n² जेड, राइट। तो आप बताओ मुझे फोर्थ का पूछा है, तो जब ये 4 होगा तो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो ये बताओ हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ R1, तो 16 इंटू 0.53, तो ये 8 पॉइंट को जाएगा बच्चों। तो आपको आंसर ऐसे ही दिख रहा है 8.48। आई थिंक क्लियर, राइट। 5 नंबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट। बताओ n बराबर 2, तो हाइड्रोजन एटम है, H एटम के अंदर बताओ एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप पढ़ चुके हैं। और आपको ये भी पता है टोटल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी अपन को पता है। तो हमको n बराबर 2 में पूछा है और हाइड्रोजन एटम है तो Z बराबर 1 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, यानी माइनस टाइम्स ऑफ -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस का हो गया 13.6, Z1 है, n हमारा 2 है बेटे। सेकंड बोर ऑर्बिट में पूछा है तो ये आ गया प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिए भाई, हालांकि आपको हाइड्रोजन एटम के अंदर 4 एनर्जी लेवल याद भी होने चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H एटम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट। तो V प्रोपोर्शनल टू Z/n होता है। तो बताओ V1, V2, V3 का जो रेशियो होगा वो 1:1/2:1/3। एलसीएम बताओ 6 आ जाएगा।
तो ये 6:3:2। तो ये बताओ रेशियो फाइनली निकल के आ चुका है 6:3:2 आंसर। थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग बच्चों चल रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन ऑर्बिट इज जे, काइनेटिक एनर्जी। तो जे बराबर mvr, तो जे स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। तो जे स्क्वायर अपॉन 2, जे स्क्वायर अपॉन 2 बाद में लाऊंगा, जे स्क्वायर अपॉन m इधर ले आए, mv स्क्वायर को रोका, r स्क्वायर, ये आ गया mv स्क्वायर। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो 2mr स्क्वायर बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। पहला आंसर है बेटे, फर्स्ट आंसर देख लीजिए, किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। बताओ मिनिमम वेवलेंथ कहाँ है? तो एनर्जी का गैप मैक्सिमम, इसका मतलब ये ट्रांजिशन n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 1 में होना है। तो 1/λr जेड लाइमन सीरीज है, तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, 1/∞ स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू बच्चों 1/r आ चुकी है, चेक कर लीजिए। फर्स्ट आंसर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, वेवलेंथ। तो बताओ n बराबर 3 से n बराबर 2 का ट्रांजिशन है बच्चों, तो 1/λ बराबर r हाइड्रोजन है Z1 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो 1/λ बराबर r टाइम्स, ये देखिए जरा 36, 5 माइनस यहाँ पर 5 नहीं आएगा, ये आएगा 9 माइनस 4, तो यानी टोटल 5 ही बचेगा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 36/5r। ये बच्चों हमारा आंसर हो चुका है, देख लीजिए भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द फिगर रिप्रेजेंट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म सम ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। द एनर्जी एक्सेस हैज ए लीनियर स्केल, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का है। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम E4 टू E2, E4 से E2 का जो ट्रांजिशन है एसोसिएटेड विद द एमिशन ऑफ ब्लू लाइट, इसमें लैम्डा ब्लू का निकल रहा है। दिस ट्रांजिशन कुड बी एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट। तो रेड लाइट का वेवलेंथ लैम्डा रेड का ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू होगा, यानी एनर्जी रेड का कम होगा एनर्जी ब्लू से। तो बहुत ही बढ़िया समझ लीजिए, यहाँ पर रेड का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी जो है वो हमारी रेड की कम होनी चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। क्योंकि फोटोन की एनर्जी होती है E बराबर sc/λ, राइट। फोटोन की एनर्जी होती है E बराबर sc/λ। तो अगर लैम्डा रेड का बड़ा है तो रेड के फोटोन की एनर्जी छोटी, तो हमको रेड लाइट का फोटोन का एब्जॉर्प्शन खोजना, राइट। तो जरा बताओ यहाँ पर E4 से E2 है, ये देखिए, ये E4 से E2 दिया बेटा, ये E4 से E2, ये है हमारा ब्लू कलर का फोटोन, राइट, लैम्डा ब्लू। तो हमको इससे छोटी एनर्जी चाहिए, तो बताओ इससे छोटी एनर्जी जो होगी वो ऑप्शन में रखते हैं E4 से E1। तो E4 से E1 तो बताओ ये बड़ा एनर्जी हो जाएगा, E3 से E2 ये छोटी एनर्जी होगी, ये बात सही है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहाँ है? तो एब्जॉर्प्शन हमेशा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में होगा। तो ये हमारा आंसर होगा E2 से E3, आंसर E2 से E3 होगा। ये वाली एनर्जी बताओ ब्लू वाली एनर्जी से छोटी है, तो रेड लाइट का फोटोन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 2 से 3 में, राइट, एब्जॉर्ब हो जाएगा।
आई थिंक क्लियर। ध्यान दें E3 से E2 क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि E3 से E2 तो एमिशन हो जाएगा ना, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, लेकिन हमको एब्जॉर्प्शन कराना है रेड लाइट के फोटोन का, तो वो तभी होगा जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द फिगर इंडिकेट एनर्जी लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम लाइन विल आल्सो अकर इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बताओ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन सी लाइन देखने को मिलेंगी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ा है तो याद करो, ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को किसी हायर एनर्जी लेवल में लेकर के जाते थे, तो ग्राउंड स्टेट से रिलेटेड है 1 2 3 ओनली, यानी कि आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट, यानी वही फोटोन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब होंगे जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को किसी हायर एनर्जी लेवल में भेज सकते हो। इसलिए आंसर बच्चों हमारा यहाँ पे 1 2 3 यानी कि फोर्थ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन N1 to N2 where N1 and N2 are the principal quantum number of two states. Assume the Bohr's model to be valid. The time period of electron T proportional to, बताओ चलो T बराबर क्या होता है पहले तो बताओ, 2 pi r by b, राइट। तो T प्रोपोर्शनल टू R हो गया n स्क्वायर बाई जेड और V हो गया Z बाई N, तो T प्रोपोर्शनल टू N क्यू बाई जेड स्क्वायर, Z तो फिक्स है तो T प्रोपोर्शनल टू N क्यू, टाइम पीरियड N क्यू के प्रोपोर्शनल है बेटे। तो जरा सवाल पढ़ो, पहले में टाइम पीरियड 8 टाइम्स है, तो बताओ T1 अपॉन T2 बराबर N1 अपॉन N2 का क्यूब, तो ये बताओ 8 हो गया ये N1 अपॉन N2 का क्यूब। तो यहां से N1 अपॉन N2 की वैल्यू आ गई बेटा 2:1, यानी कि यहां से N1 आ चुका है 2N2 के बराबर, N1 आ गया 2N2 के बराबर, यानी N1 N2 का डबल होगा। तो बताओ इसमें भी डबल नहीं है, इसमें भी डबल नहीं है, इसमें भी डबल नहीं है, आंसर ओनली फर्स्ट होगा। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद न्यूक्लियॉन नंबर 16 ये रेडियस है, तो R बराबर होता था, याद करो R0 a की पावर 1/3, या इसको कैपिटल R करके लिख लो, नो प्रॉब्लम, R बराबर R0 a पावर 1/3। तो जरा बताओ तुम मुझे 128 मास नंबर के लिए, तो R अपॉन R डैश या R1 अपॉन R2 बराबर A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। पहले मास नंबर 16 था, 128 है बाद में, और ये हमारा मास नंबर है, तो ये रेडियस, पहले रेडियस R1 थी बाद में R2 हो गई, ये 16 है, ये 128 की पावर 1/3, तो ये बचा 1/2। क्यों ये 1/8 हुआ, तो चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, आपको कोई भी स्टेप गायब नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ने ये लाइन छोड़ दी। ये देखिए 1/2, तो यहां से R2 बराबर बच्चों आ गया 2R1, तो 2 टाइम्स R1 की वैल्यू 3 × 10⁻⁻15, यानी आ गया 6 × 10⁻⁻15 मीटर, यानी 6 फर्मी, ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, एज्यूम दैट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये एक हाइपोथेटिकल डेटा दिया गया है कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मास नंबर के साथ दिखाया गया है। करेक्ट ऑप्शंस आपको बताने हैं, राइट। फ्यूजन कौन से न्यूक्लियाई करते थे, ये हमारा ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी का जोन हो गया, क्योंकि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है, तो ये रीजन हमारा इतना रीजन ग्रेटेस्ट स्टेबल है, ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी जोन, यानी कि 100 से 200 के बीच के मास नंबर के न्यूक्लियाई ना तो न्यूक्लियर फ्यूजन करना चाहते हैं, ना ही न्यूक्लियर फिजन करना चाहते हैं। 100 से कम मास नंबर के न्यूक्लियाई जो हैं वो करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, छोटे छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ाना चाहते हैं। तो कहाँ के न्यूक्लियाई फ्यूजन करना चाहेंगे, तो आपका जवाब होगा जो 100 से कम मास नंबर के न्यूक्लियाई होंगे वो अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ाने के लिए फ्यूजन करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई विद मास नंबर लाइंग इन द रेंज 1 to 50 विल रिलीज एनर्जी
पहला स्टेटमेंट सही है, 1 से 50 वाले न्यूक्लियाई भी फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन ऑफ द टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर लाइंग इन द 51 to 100 ये भी करेंगे। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन बोथ आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और दोनों में एनर्जी रिलीज। फिजन कौन से करेंगे? जो 200 के आगे के होंगे। कह रहे 100 से 200 वाले क्या फिजन करेंगे? गलत। 100 से 200 वाले तो ग्रेटेस्ट स्टेबल है, वो कुछ नहीं करेंगे। अब आइए जरा, फिजन ऑफ न्यूक्लियस लाइंग इन द मास रेंज 200 से 260 या 200 के ऊपर वाले फिजन करेंगे। ये बिल्कुल सही है, यानी पहला, दूसरा, चौथा सही है। तो फोर्थ ऑप्शन में दूसरा चौथा तो है, तो फोर्थ ही सही है, क्योंकि 1 2 4 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन यहाँ ओनली 2 गलत हो गया, ओनली 1 गलत हो गया, 1 और 3 भी गलत हो गया। तो आंसर सेकंड एंड फोर्थ यानी फोर्थ आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, यूरेनियम 238 फाइनली कन्वर्ट हुआ 82 लेड 206 मास नंबर। मान लो इसने N1 अल्फा निकाले, अल्फा होता है 2 4 और एक बीटा निकला, बीटा निकले मान लो N2 -1 E0, ये बीटा है हमारा। आप कह रहे हैं कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो एटॉमिक नंबर कंजर्व होता है, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो मास नंबर कंजर्व होता है बेटा। तो सबसे पहले तो मैं मास नंबर का कंजर्वेशन करने जा रहा हूं। 238 बराबर 206 प्लस 4N1, तो यहां से आया 32 बराबर 4N1, N1 आ गया बच्चों 8, तो यानी 8 अल्फा हो गए। अब मैं लगाने जा रहा हूं एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन, तो यहाँ 92, इधर 82 प्लस 2N1 और ये हो गया -1N2, तो इधर हो गया 10, 2 into N1 8 हो गया, N2 बराबर हो गया 6, यानी 8 अल्फा 6 बीटा, तो 8 अल्फा 6 बीटा फोर्थ आंसर हो गया बच्चों। राइट। क्वेश्चन नंबर 16, रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आफ्टर पॉजिटिव बीटा एमिशन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन। तो जरा सोचो, पॉजिट्रॉन जब एमिशन होगा तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है बाय एमिशन ऑफ 1 पॉजिट्रॉन along with न्यूट्रिनो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन घट गया, तो ये रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। तो आंसर होगा इंक्रीजेस। यानी वो न्यूक्लियाई बीटा प्लस डिके करते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है, न्यूट्रॉन की संख्या कम होती है, तो वो अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनका NY/Z रेशियो बढ़ करके स्टेबिलिटी रीजन में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following graph might represent relationship between atomic mass number, atomic weight and binding energy of nucleus for nuclei heavier than Fe। ध्यान दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन का जो ग्राफ होता था वो ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होता था, ऐसा, जिसमें हमारा 56 मास नंबर आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा। किसी बुक में ये 8.8 लिखा होता है, किसी में 8.7 लिखा रहता है, तो उस पर हम लोग कोई बहस नहीं करेंगे। अब सोचो 56 के आगे के न्यूक्लियाई ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगातार घट रही है। गौर से देख लीजिए, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई लगातार कम होती जा रही है, और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई कम हो रही है तो ये लोग याद करो करते थे न्यूक्लियर फिजन। क्लियर है? न्यूक्लियर फिजन करना पसंद करते थे। तो यार यहाँ पे एक बात तो समझ में आती है आपको कि बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, टोटल बाइंडिंग एनर्जी तो बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ रहे हैं, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटना चाहिए। तो जो ग्राफ है, इधर टोटल बाइंडिंग एनर्जी, इधर मास नंबर, तो जरा सोचो इसका स्लोप क्या होगा ग्राफ का। इसका स्लोप होगा 56 के आगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगातार घट रही है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज डिक्रीजिंग। तो स्लोप डिक्रीजिंग, इसलिए आंसर थर्ड होगा, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप आ रहा है बच्चों
वो आएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल मास नंबर, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और ये 56 के आगे ये ग्राफ देखो डिक्रीजिंग जा रहा है, यानी स्लोप डिक्रीजिंग है, इसलिए आंसर थर्ड होगा। टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घट रही है। 80 नंबर, बताओ बेटे इसमें कौन से न्यूक्लियाई हैं जो फ्यूजन करते हैं, कौन से फिजन करते हैं। तो ये ए और बी मिलकर के सी बनाना चाहते हैं ताकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए, और एफ वाला हैवी न्यूक्लियाई दो मिडिल वेट फ्रैगमेंट में टूटना चाहता है। तो ए प्लस बी सी में जाते हैं और यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, और एफ हमारा डी प्लस ई में टूटता है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताओ, एक तो पहला वाला है, एक फोर्थ, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर, राइट। क्लियर है ना, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है दिस वन। सभी लोग ग्राफ में ऊपर चढ़ना चाहते हैं, सभी लोग सारे न्यूक्लियाई अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लैम्डा नॉट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट। तो 1 बाई लैम्डा नॉट की वैल्यू हो गई आर। जेड बताओ, हाइड्रोजन एटम है, यस। 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर। 1 बाई लैम्डा नॉट की वैल्यू हो गई आर, ये हुआ 36। तो 9 माइनस 4 5 हो गया पहला इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, 4 से सेकंड ऑर्बिट में कितना वेवलेंथ होगा। तो 1 बाई लैम्डा बराबर आर 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन। तो इसको जरा गौर से देखो, 1 बाई लैम्डा आर एलसीएम आया 16, 4 माइनस 1 3 बाई 16 सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर दो तो लैम्डा बाई लैम्डा नॉट की वैल्यू यहाँ पर 5 बाई 36 डिवाइडेड बाई 3 बाई 16, तो 16 बाई 3 ऊपर हो गया। यहाँ पे देखो जरा, 4 से काट दो 4 और ये 9, 20 बाई 27, यानी लैम्डा आ गया 20 बाई 27 लैम्डा नॉट, ये हमारा आंसर 20 बाई 27। आई थिंक क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द क्वेश्चन कंटेन स्टेटमेंट 1 and 2। ओके पढ़िए, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन हैवी न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन और लाइट न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर हैवी न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस, गलत। विद इंक्रीजिंग जेड, गलत। जैसे जैसे अभी हमने ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ ऐसे, तो जब हैवी 56 के आगे हम जाते थे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था विद मास नंबर। तो हम क्या देखते थे, 56 के आगे जो हैवी न्यूक्लियाई होते थे, मास नंबर बढ़ता था, तो हम देखते थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है, जबकि स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं इंक्रीज कर रही है, गलत, राइट। विद इंक्रीजिंग जेड, व्हाइल फॉर लाइट न्यूक्लियाई इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग जेड, गलत। लाइट न्यूक्लियाई में देखो, अगर मास नंबर बढ़ाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मास नंबर ही बढ़ेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। उल्टा लिख दिया इन्होंने इसमें, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, थर्ड आंसर। उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा। 21, व्हाट डज ABCD रिप्रेजेंट फॉलोइंग रिएक्शन। लो भाई, एक अल्फा गया, एटॉमिक नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम। बीटा का मतलब इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा, मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहां पर जरा बताओ, 92 आ गया, इसका मतलब हुआ एटॉमिक नंबर फिर 1 से बड़ा होगा, तो ये बीटा ही रहा होगा। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया। तो पढ़ो जरा, ए हो गया 234, ए 234, यानी 3 ऑप्शन में फाइट चल रही है। और अगला बी कहाँ पे बेटे, बी है 90, इसमें तीनों में फाइट है।
सी देखो 234 इसमें और इसमें है तो ये तो गलत हो गया। अब आ जाओ इधर, ई हमारा हो गया बीटा पार्टिकल और डी हमारा देखो डी है 91, तो 91 इसी में है, यही आंसर है फर्स्ट। एकदम क्लियर। 22 इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिके द एलिमेंट डज नॉट चेंज। कौन से डिके में एलिमेंट चेंज नहीं होता है? गामा डिके में ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है ना मास नंबर चेंज होता है, राइट। A radioactive nucleus decay as the follows. If the atomic number and the mass number of X are, ये 72 है, ये 180 है, then mass number and atomic number of X4 पूछा। चलो भाई इधर 70 और ये 4 से कम 176, बीटा माइनस ये 71 हो गया और ये 176 ही रहेगा, ये 69 हो गया और ये 4 कम 172 हो जाएगा। और गामा डिके से एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आएगा 69 एंड 172, थर्ड आंसर। आई थिंक क्लियर। 24 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन एंड हीलियम आर इतना इतना। व्हेन टू ड्यूट्रॉन आर फ्यूज टुगेदर 1s2 आपस में फ्यूजन किए, 2He4 बनाए, तो कितना Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन होगा, कितना एनर्जी रिलीज होगा? कैसे निकालते थे एनर्जी रिलीज? बाइंडिंग एनर्जी फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी इनिशियल, टोटल बाइंडिंग एनर्जी जितनी बढ़ती थी, तो 4 मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी इसकी 7 है, माइनस यहां में भी 4 मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी 1.1 है, 28 माइनस 4.4, आंसर हो गया 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, ए न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ZXAH। बताओ Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर दैट इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड A जो है A माइनस Z, ये होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आई थिंक क्लियर। Z हो गया प्रोटॉन, A माइनस Z इज द न्यूट्रॉन, सेकेंड आंसर। ठीक है बच्चों, इसके आगे आपका आकाश सर डिस्कस करेंगे।